हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और प्रॉपरली अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वाइसरॉय के बारे में, है ना। जितने भी सारे वाइसरॉय थे हमने सारे एक एक करके देखा था उनको। आज हम पढ़ेंगे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? 1909 में आया था। ऑल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। इसमें क्या था? नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के और प्रोविंशियल काउंसिल के, उनको बढ़ा दिया गया था। जो इलेक्टेड मेंबर थे वो कैसे इलेक्ट होके आते थे? इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते थे। लोकल बॉडीज इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होती थी और उनके बदले में वो किसको इलेक्ट करती थी? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को इलेक्ट करती थी, और वो किसको करते थे? फिर आगे जाके मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते थे। ये था हमारे रिफॉर्म्स के अंदर। अब देखते हैं हम सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता है कि जैसे एक ही कम्युनिटी है वही कंटेस्ट करेगी, वही वोट करेगी। जैसे कि ओनली मुस्लिम कंटेस्ट एंड ओनली दे वोटेड, वही लड़ेंगे, ठीक है, वही इलेक्शन में खड़े होंगे, वही उनके लिए वोट डालेंगे। जनरल इलेक्टोरेट में क्या होता है? कोई भी लड़ सकता है, कोई भी इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, कोई भी अपने वोट्स डाल सकता है। रिजर्वेशन में क्या होता है? मुस्लिम ही जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, बट वोट कौन डालेगा? वोट डालेंगे सब मुस्लिम कंटेस्ट इन इलेक्शंस, बट वोटिंग इज डन बाय ऑल। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम सत्येंद्र प्रसन्नानंद सिन्हा के ऊपर। ये क्या, कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। कौन थे ये? पहले गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा के। पहले इंडियन एडवोकेट थे और पहले ऐसे भारतीय थे जो मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे, वो भी लो मेंबर बने थे। ठीक है, अब देखते रिफॉर्म आने से क्या हुआ। 1892 तक क्या होता था कि जो वाइसरॉय है और जो उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उन्हीं के पास पावर होती थी, वही लोग डिसीजन लेते थे। जब 1909 में रिफॉर्म्स आया तो क्या किया? जो एडिशनल मेंबर हैं और ऐड किए गए, ठीक है। जो पहले मेंबर 16 थे उनसे 60 मेंबर बनाए गए, ठीक है। 16 से कितने हो गए? 60 हो गए 1909 में। और एडिशनल मेंबर भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, पहला था ऑफिशियल, दूसरा था नॉन ऑफिशियल। रिफॉर्म से पहले ऑफिशियल में सिर्फ 6 मेंबर हुआ करते थे और नॉन ऑफिशियल में 10। रिफॉर्म के बाद 1909 की रिफॉर्म के बाद ऑफिशियल में 28 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे हो गए 32। तो अब देखते हैं जो 28 मेंबर थे ये किससे नॉमिनेटेड थे? वाइसरॉय इनको नॉमिनेट करता था। 32 में से जो 5 थे वो वाइसरॉय नॉमिनेट करता था, जो 13 थे वो स्पेशल इलेक्टोरेट से थे और जो 14 थे वो इलेक्ट होके आते थे, इलेक्टेड थे। आई होप आपको ये पेज भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम जो आउट ऑफ 13 थे उनमें से जो 2 थे वो बिजनेस क्लास से थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे। 6 जमींदार थे और 5 स्पेशल मुस्लिम इलेक्टोरेट के थे, ठीक है। अब चलते हैं हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे फेज देखते हैं। पहला फेज आया 1905 से 1917 के बीच में। कब? जब स्वदेशी मूवमेंट चला था। फिर दूसरा है 1920 के बाद में जब एनसीएम हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका बैकग्राउंड क्या रहा था? इसका बैकग्राउंड ये रहा था कि एसएनबी अब खत्म हो चुका था, ठीक है। दूसरी बात जो थी, यंगर जो नेशनलिस्ट थे वो डिसअपॉइंट थे, परेशान नहीं बोल सकते हम उसको, नाराज थे। वो किससे? एक्सट्रीमिस्ट से नाराज थे। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते थे। कौन सी फीलिंग? पेट्रियोटिक फीलिंग, है ना, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावनाओं को। और लास्ट रीजन ये था, जो यंग नेशनलिस्ट थे वो ये सोचते थे कि ब्रिटिश को ना हम ऐसे प्यार से और ऐसे अच्छी तरह ट्रीट करके पोलाइट वे में नहीं निकाल सकते। इनको एक ही तरीका है बाहर निकालने का, बाय फोर्स, बाय फिजिकल फोर्स, लड़ाई दंगे से ही हम इनको निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब हम चलते हैं बंगाल। बंगाल का थोड़ा सा इसमें हम पढ़ेंगे क्या हुआ था। अनुशीलन समिति जो थी वो फाइंड आउट हुई थी, फॉर्म हुई थी। अनुशीलन समिति फॉर्म हुई थी। 1908 में क्या हुआ था? प्रफुल्ल चक्की ने और कुंदीराम बोस ने क्या किया था? एक बॉम्ब फेंक दिया था। किसके ऊपर? व्हाइट जज मीन्स ब्रिटिश जज के ऊपर, किंग्स फोर्ट इन मुजफ्फरनगर के अंदर। उसके बाद क्या हुआ था? इन सारे ग्रुप मेंबर को अरेस्ट कर लिया था और जो अरेस्ट किया था उसके अंदर औरबिंदो घोष और बरिंदर कुमार घोष भी थे, ये दोनों भी शामिल थे। फिर देखिए अनुशीलन कमेटी के बारे में। अनुशीलन जो समिति थी वो क्या थी? वो किसने एस्टैब्लिश करी थी? प्रमथा नाथ मित्रा ने एस्टैब्लिश करी थी। एक बैरिस्टर थे, मींस एडवोकेट थे, वो बैरिस्टर बोलते थे पहले। कलकत्ता से 1902 में एस्टैब्लिश करी थी। हेड कौन करता था? वो हेडेड बाय बरिंदर कुमार घोष। बरिंदर कुमार घोष कौन थे? भाई थे किसके? औरोबिंदो घोष के। बहुत से नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इनको ज्वाइन कर रखा था, जैसे औरोबिंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता, जतिन दास, सरला देवी, पुलिन बिहारी दास एक्सेट्रा। औरोबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पल ने एक बंगाली नेशनलिस्ट वीकली
स्टार्ट किया जिसका नाम था युगंतर, और उसका इंग्लिश काउंटर पार्ट वंदे मातरम स्टार्ट किया इन मार्च 1906। बंगाली में क्या था, युगंतर था, वीकली मैगजीन्स टाइप, और उसी का इंग्लिश काउंटर पार्ट क्या था, वंदे मातरम था। कब, मार्च 1906 में। 1907 में उन्होंने एक चीज पब्लिश करी, एक बुक पब्लिश करी, इसका नाम था वर्तमान रणनीति। वर्तमान रणनीति में क्या बताया जाता था, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होती है वो बताई जाती है, और टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर कि आप कैसे लड़ सकते हो, चाल तरीके, ये सब आपको बताए जाते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी अनुशीलन समिति। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो काफी छोटा, इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।